Hello students, welcome to my YouTube channel Babita Singh Chemistry Classes. This lecture is for +1 class and this is our 7th lecture. In last lecture we have discussed about the Dalton's atomic theory and the limitations of the Dalton's atomic theory. And before that we have discussed the laws of chemical combinations. We have learnt 5 laws of chemical combinations. First is law of conservation of mass, second one is law of constant composition, third one is multiple proportion, fourth one reciprocal proportion, and fifth one we have studied, that is Gay-Lussac's law, which is special for the gases. ठीक है, गैसेस की वॉल्यूम को मेजर करने के लिए जो मेन था वो कौन सा था, Gay-Lussac's लॉ था. ठीक, क्योंकि जो और बाकी जो 4 लॉ थे वो डाल्टन के द्वारा एक्सप्लेन नहीं, वो डाल्टन ने एक्सप्लेन किए थे, लेकिन जो फिफ्थ वाला था वो उसके द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया गया था. फिर हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ ली थी, उसके बाद हमने उसकी लिमिटेशंस भी पढ़ ली थी. तो उसकी लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए कुछ साइंटिस्ट ने अपनी अपनी अलग अलग थ्योरी दी थी. ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आती है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी. इसमें किसी का नाम नहीं है कि पर्टिकुलर किसने दी, लेकिन ये जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग क्या क्या बताया गया. ठीक है, तो हम इसके पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे. मैं आपको लिखवा देती हूँ कि क्या क्या इसके पोस्टुलेट्स थे. तो जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी थी उसका फर्स्ट पॉइंट क्या था कि जो एटम है, एटम इज डिविजिबल. उसने क्या किया था, मैं आपको कोरिलेट करवाऊंगी डाल्टन को और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो है मॉडर्न. ठीक है, डाल्टन के साथ कोरिलेट करेंगे इसको. इसने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अंदर क्या बताया गया था कि एटम इज डिविजिबल, लेकिन जो डाल्टन था उसने क्या बताया था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है. इनडिविजिबल का मतलब क्या है बेटा, ये तो ठीक बात है कि एटम के और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते. एटम जो है छोटी से छोटी यूनिट है जो केमिकल रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करती है. ये तो बात ठीक बताई थी उसने, लेकिन उसने ये बोल दिया कि इनडिविजिबल है वो, मतलब उसको हम आगे और डिफाइन नहीं कर सकते. लेकिन बेटा आप एटम को डिफाइन कर तो सकते हो. 9th क्लास में हमने स्टडी किया था कि एटम जो है इट इज मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स. ठीक है, कितने पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. ठीक है, तो वो कौन कौन से होंगे तुम्हारे पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता. ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है. ठीक है, और एटम के अंदर थोड़ा सा देख लो आप इंस्ट्रक्शन कि जो एटम है, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और ये क्या होती है, शेल्स होती हैं. इसको क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं. और ये क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, अंदर न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम के लिए. अगर आपको याद हो कि 9th क्लास में आपने एटमिक स्ट्रक्चर कैसे बनाई थी. ठीक है, तो जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर कौन कौन प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. कौन कौन प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है. और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेल में चक्कर लगाते हैं. ये क्या है, शेल है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेल के अंदर चक्कर लगाते हैं. इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज. अब अगर कोई पूछे कि न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा है, आपने ये तो पढ़ लिया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, लेकिन अगर कोई पूछ ले आपसे कि न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा है, ये न्यूक्लियस पे चार्ज बताइए आप. ठीक है, तो आप क्या बताओगे, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा. ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है ही नहीं. तो प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव. तो सारा इफेक्ट जो न्यूक्लियस का आएगा वो किसकी वजह से आएगा, प्रोटॉन की वजह से. एंड प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, दैट्स व्हाई न्यूक्लियस कैरी ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज ही होता है. ठीक है, और न्यूट्रलाइजेशन जरूरी होती है एटम की, ये तो बाद की बात है. ठीक है, आप पहले ये पढ़ेंगे कि भी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया था कि जो एटम है इट इज डिविजिबल इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन. ठीक है, लेकिन डाल्टन ने क्या कहा था कि जो एटम है वो कैसा है, इनडिविजिबल है, उसको हम आगे स्टडी नहीं कर सकते, उसके कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं है. तो ये क्या है, इसके एटम के क्या होते हैं, ये सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स. ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है. सेकंड पॉइंट देखो, आपको ध्यान हो मैंने आपको बताया था कि उसने कहा था डाल्टन ने कि सेम एटम होगा ना, एक एलिमेंट का, सेम एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उनका जो एटॉमिक मास है वो भी कैसा होगा, सेम होगा. ठीक है, लेकिन वो बात गलत थी. मैंने आपको जैसे मैं एग्जांपल देके बताती हूँ कि आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है. ठीक है, क्लोरीन जो है 2 फॉर्म के अंदर मिलता है, वो क्लोरीन 1735, मतलब उसका मास कितना होता है, 35 होता है. एक क्लोरीन ऐसा होता है जिसका एटॉमिक मास कितना होता है, 17, लेकिन इसका एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, और एटॉमिक मास कितना होता है, 37. तो बोथ आर सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट ये तो है, लेकिन एटम्स डिफरेंट है.
ठीक है, ये तो हो ही सकता है। एक एलिमेंट के एटम तो बहुत सारे हो सकते हैं, एक एलिमेंट के 6.02 10 की पावर 23 एवोगैड्रो नंबर, इतने एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो दो एटम्स जो हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, सेम है, लेकिन इनके एटॉमिक मास तो सेम नहीं है। और डाल्टन के अकॉर्डिंग तो क्या होता कि सेम एलिमेंट के दो या दो से अधिक जितने भी एटम्स होंगे उन सभी एटम्स का मास, साइज, केमिकल प्रॉपर्टीज सारी चीजें क्या होंगी, सेम होंगी, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, डिफरेंट है ये। ठीक है, तो यहाँ पे इसको गलत सिद्ध किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सेकंड पॉइंट कि क्या आएगा, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, atoms of same element may have different mass। ठीक है, may have different mass, उनका मास कैसा हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हो क्लोरीन 1735 या क्लोरीन 1737, हो गया ये। और लिख सकते हो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं बेटा। ठीक है, हाइड्रोजन जो है उसके 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन 11, हाइड्रोजन 12 एंड हाइड्रोजन 13। यू कैन सी हाइड्रोजन 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 3 एलिमेंट है, सॉरी सेम एलिमेंट है, ये कौन है, हाइड्रोजन है, लेकिन एटम कितने हैं, 3 है। एटॉमिक नंबर कितना है, 1 1 1, और ऊपर क्या होते हैं हमारे पास, एटॉमिक मास होते हैं। एटॉमिक मास डिफरेंट है, इसका एटॉमिक मास 1 है, इसका एटॉमिक मास 2 है, इसका एटॉमिक मास 3 है। ठीक है, इनके नाम भी हैं, वो लिख लो आप, जनरल नॉलेज के लिए आपको ठीक रहेगा ये। जो हाइड्रोजन 11 है इसको बोलते हैं प्रोटियम, प्रोटियम। ठीक है, और जनरली यही यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि यही स्टेबल है। और ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, ट्रीटियम, ट्रीटियम। ओके, अपने डेली लाइफ में हम किसको यूज करते हैं, इस वाले आइसोटोप को यूज किया जाता है। ये प्रोटियम है, ये क्या है, ड्यूटेरियम है, और ये कौन सा है, ट्रीटियम है। ये ड्यूटेरियम है, इसका यूज किया जाता है हैवी वाटर बनाने में। कहाँ यूज करते हैं इसको हम, हैवी वाटर, हैवी वाटर जब बनाया जाता है ना वहाँ पर यूज करते हैं हैवी वाटर। और ट्रीटियम जो होता है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, रिएक्टिव बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अनस्टेबल है ये, तो जो होगा ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है, और ये क्या है, ट्रीटियम है। तो इस तरीके की जो कंडीशन है बेटा वो क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स। ये आपस में क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स। ये भी आइसोटोप्स हैं, ये भी आइसोटोप्स हैं, और भी एलिमेंट्स हैं उनके भी आइसोटोप्स बन सकते हैं। तो आइसोटोप्स की डेफिनेशन आई थी यहाँ से, किसकी डेफिनेशन आई थी, आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं, the atoms of the same element having same atomic number but different mass number। सुन लो आप इसको फिर से, atoms of the same element having same atomic number but different mass number। मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, तो उसकी जो डाल्टन की बात थी वो हमने यहाँ पे गलत सिद्ध कर दी। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, क्या कहा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का थर्ड पॉइंट ये था कि जो डिफरेंट एलिमेंट हैं उनके जो एटॉमिक मास होंगे वो कैसे होने चाहिए थे, अकॉर्डिंग टू डाल्टन डिफरेंट होने चाहिए थे। लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने क्या बता दिया कि वो कैसे हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास कैसा हो सकता है, सेम हो सकता है। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे थर्ड कि एटम्स जो होंगे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट may have same atomic mass, may have same atomic mass। समझ में आई आपको ये बात। डाल्टन ने तो क्या कहा था कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे उनका जो मास होगा वो भी कैसा होगा, डिफरेंट होगा। मैंने क्लैरिफाई यहाँ पे बात कि जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होंगे ना उनका मास कैसा हो सकता है, सेम हो सकता है। एग्जाम्पल देखो आप, जैसे मैं ले लूँ एक आर्गन और एक ले लिया मैंने कैल्शियम। ओके, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आप जानते हो सभी, 18 होता है। कैल्शियम कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, तो आर्गन का जो स्टेबल फॉर्म है वो कितना होता है, इसका मास कितना होगा 40, और 20 का कितना होता है, इसका भी कितना होता है 40 होता है। यू कैन सी डिफरेंट एलिमेंट्स है, ये आर्गन है और ये कौन सा है, कैल्शियम है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर दोनों के कैसे हैं बेटा, सेम है। मास नंबर कैसे हैं, सेम है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि बेशक से एलिमेंट डिफरेंट हो जाएं लेकिन उनके जो एटॉमिक मास हैं वो क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। इन्हीं को क्या बोला जाता है, आइसोबार्स। क्या बोलते हैं इनको, आइसोबार्स। ठीक है, आइसोबार्स। आइसोबार्स की डेफिनेशन आप लिखेंगे, एलिमेंट्स ऑफ द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट हैविंग सेम मास। डेफिनेशन ऊपर से पता चल जाएगी, वो क्या कहलाते हैं, आइसोबार्स कहलाते हैं। ठीक, 3 पॉइंट हो गई। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इसने क्या कहा था कि जो एटम है, ठीक है, वो क्या है,
स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। हाँ, वो तो मॉडर्न ने भी बोल दिया। ठीक है, डाल्टन ने ये कहा था कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही है। ठीक है, और जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। मॉडर्न के अकॉर्डिंग भी यही है। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन क्या आ जाएगा, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये है। नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्या कहा गया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। ये कहता है कि जो एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स जब वो कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के बाद वो सिंपल भी फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल कंपाउंड भी बना सकते हैं और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बना सकते हैं। लेकिन डाल्टन ने तो ये कहते था कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे ना तो वो सिंपल ही करेंगे, जैसे H2O ही बनेगा, CO2 ही बनेगा, NH3 ही बनेगा, इस तरीके से सिंपल रेशियो आएगी उनकी। लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन करके क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स रेशियो भी बना सकते हैं। जैसे ग्लूकोज ले लो आप, शुगर ले लो। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे आप, डिफरेंट एलिमेंट्स combine to form compound of simple और कॉम्प्लेक्स रेशियो। ठीक है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स रेशियो मतलब इस तरीके से एग्जांपल में लिख सकते हो आप शुगर। ठीक है, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22 और 11। ठीक है, हो गई ये बात। ये कौन सा पॉइंट था इसका, फिफ्थ पॉइंट था कि जो एटम्स हैं जरूरी है कि डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करें और वो कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो सिंपल मॉलिक्यूल ही बनेगा। डाल्टन ने तो ये कह दिया था कि सिंपल मॉलिक्यूल ही बनेगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O है, अमोनिया है, मीथेन है, ये सारे। ठीक है, तो ये शुगर कहाँ से आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स रेशियो भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, फिफ्थ पॉइंट इसमें डिस्क्राइब किया गया। नेक्स्ट क्या कहा गया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, सिक्स्थ पॉइंट हम सीखेंगे कि जो एटम है, एक एलिमेंट का जो एटम है ना वो दूसरे एलिमेंट के एटम में ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, चेंज हो सकता है। जैसे मैं फिर से डिक्टेट कर देती हूँ, पहले लिखवा देती हूँ आपको कि एटम ऑफ वन एलिमेंट चेंज इनटू एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। ठीक है, अब देखो एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट हम बना सकते हैं, एक एलिमेंट के एटम को हम दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज कर सकते हैं। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफिशन। ठीक है, मतलब कि ट्रांसलोकेशन बोला जाता है। एटम ऑफ वन एलिमेंट चेंज इनटू एटम ऑफ द अनदर एलिमेंट बाय यूजिंग न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम 92 235 ये होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 92 होता है, और 235 क्या होता है यहाँ पे, इसका एटॉमिक मास होता है। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं प्लूटोनियम के अंदर। ठीक है, और इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, ये 94 हो जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा 239। ओके, तो एलिमेंट जो था उसको हमने चेंज कर दिया। एलिमेंट ये एटम था किसका, यूरेनियम एलिमेंट का, लेकिन यहाँ पर हमने क्या बना दिया, एटम बना दिया किसका, प्लूटोनियम का, जो कौन है तुम्हारे पास अनदर एलिमेंट है। ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 94, एटॉमिक मास कितना होता है 239। तो ये कहता है कि एक एलिमेंट के एटम को हम दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हो गई यहाँ पे बात क्लियर। ये न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान ज़्यादा होता है। सेवंथ देखो, उसने ये कहा था कि जो एनर्जी है ना उसको, मास को तुम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। और जब ये फर्स्ट लेक्चर अपना स्टार्ट हुआ था +1 का, उसमें मैंने आपको ये डिस्क्रिप्शन दे दी थी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है, मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। E=mc²। मैं इसका पूरा प्रूफ दे चुकी हूँ आपको उस फर्स्ट लेक्चर के अंदर, जो +1 का फर्स्ट लेक्चर था। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स थे किसके, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के। ठीक है, उसके बाद आता है हमें कोरिलेट करना है किस के बीच में, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बीच में और गै-लुसाक्स लॉ के बीच में। ठीक है, कोरिलेशन करना है। तो वो किसके द्वारा दिया गया था, वो कोरिलेशन किसके द्वारा दिया गया था, साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, और साइंटिस्ट का नाम था बर्जीलियस। ठीक है, उसने एक हाइपोथेसिस बना दिया था, ऐसे ही सोच समझ के। ठीक है, हाइपोथेसिस था ये, कोई जनरलाइजेशन थी सिंपल, कि मान लिया हमने ये किया। ठीक है, माना कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये हाइपोथेसिस था। तो मेन जो टॉपिक है आज का अपना और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बाद जो कौन सा है, बर्जीलियस हाइपोथेसिस।
बर्जीलियस हाइपोथेसिस, ठीक है, बर्जीलियस साइंटिस्ट था। तो इसके बारे में आप क्या लिख सकते हो, अगर कोई पूछे कि क्या क्यों आया ये, तो बर्जीलियस हाइपोथेसिस क्या था, किसने कोरिलेट किया किस किस के बीच में, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बीच में और गै-लुसैक्स लॉ के बीच में, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हो इट इज कोरिलेशन बिटवीन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड गै-लुसैक्स लॉ, ठीक है, गै-लुसैक्स लॉ, ठीक है, इसके बीच में। इट वॉज गिवन बाय बर्जीलियस इन 1811। कब दिया गया था ये, 1811 के अंदर दिया गया था। तो इसमें कहता क्या है ये, इट स्टेट्स दैट एट नॉर्मल कंडीशंस ऑफ नॉर्मल कंडीशंस लेनी है टेम्परेचर और प्रेशर की। टेम्परेचर कितना 298 केल्विन और प्रेशर कितना 1 बार एटमॉस्फेरिक। एट नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड pressure equal volume of all gases contains equal number of atoms, ठीक है। आपको थोड़ा सा ध्यान होगा, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, गै-लुसैक्स लॉ पढ़ा था, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो लॉ है स्पेशल किसके लिए था, गैसेस के लिए था। वहाँ पे हमने वॉल्यूम में कोरिलेशन करवाया था कि जो वॉल्यूम है, हाइड्रोजन गैस ली थी, क्लोरीन गैस ली थी, फिर हमने HCl गैस बनाई थी। तो वहाँ पे रेशियो कैसा आया था, अपने पास सिंपल रेशियो आया था। गै-लुसैक ने तो बता दिया था ये, ठीक है। लेकिन फिर अब कोरिलेट किया गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और गै-लुसैक के बीच में कि भाई क्या दोनों ठीक कह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मैं एग्जांपल देती हूँ आपको कि जैसे अब ये स्टेट क्या कर रहा है, पहले ये देखो, एट नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैंने बता दिया कि नॉर्मल कंडीशंस लेनी है आपको, टेम्परेचर प्रेशर नॉर्मल लेना है। उसमें क्या होगा कि इक्वल वॉल्यूम होगी ना गैस की जो वॉल्यूम होगी वो इक्वल होगी उसके नंबर ऑफ एटम्स की, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। जैसे देखो हाइड्रोजन गैस ली थी आपने, ठीक है, क्लोरीन गैस ली थी और आपके पास क्या बन गया था 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, ठीक है। तो वॉल्यूम के केस में लिया था हमने, इसको क्या मानेंगे 1 वॉल्यूम मानेंगे। ये कितना होगा 1 वॉल्यूम होगा, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, ठीक है। ये कितना होगा 2 वॉल्यूम होगा, ये कितना होगा 2 वॉल्यूम होगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, बर्जीलियस के अकॉर्डिंग। इसने क्या कहा कि वॉल्यूम जो होगी ना वो किसके बराबर होगी, एटम के बराबर। अब मैं एटम रखती हूँ यहाँ पे, 1 वॉल्यूम है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1 एटम लिख सकती हूँ। ये 1 वॉल्यूम है तो 1 एटम हो जाएगा, और ये 2 वॉल्यूम है तो 2 एटम हो जाएंगे, बस ये बात है, ठीक है। या फिर और कैसे लिख सकते हो आप इसको, 1 एटम है तो हम इसका हाफ भी कर सकते हैं। ये 1 है तो मैंने इसका कितना कर दिया हाफ, तो ये भी कितना होगा हाफ एटम होगा, और ये कितना हो जाएगा 1 एटम, ये कितना हो जाएगा 1 एटम हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से देखना आप कि एटम का हाफ कर दिया तो हाफ एटम कंबाइन कर रहा है इसके अकॉर्डिंग, तो बर्जीलियस के अकॉर्डिंग तो। लेकिन डाल्टन ने क्या कहा था कि जो एटम है वो तो कैसा है, इंडिस्टिंक्ट है, ठीक है, मतलब इसको इनडिवाइड, वो इंडिविजिबल है, उसको तुम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर तो इसने एटम को डिवाइड कर दिया, एटम का हाफ कर दिया, और ये तो पॉसिबल नहीं है बेटा, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, आज तक भी पॉसिबल नहीं है कि एटम का जो है हाफ एटम कंबाइन करे रिएक्शन के अंदर। ये तो हम अपने अकॉर्डिंग करते जा रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिकल है ये, यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं कि 1 वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम को तो हमने 1 एटम मान लिया अकॉर्डिंग टू इसके, ठीक है, क्योंकि बर्जीलियस ने स्टेटमेंट दी है कि 1 वॉल्यूम जो होगी वो 1 एटम के बराबर हो सकती है। फिर हमने ये भी करके देख लिया कि भाई जो 1 एटम है उसका हम हाफ करें, जो भी एटम्स हमारे पास गिवन है उसका हाफ करें तो क्या आता है, तो 1 एटम का हाफ कर दिया तो हाफ ये एटम हो गया, हाफ ये एटम हो गया, और 1 एटम ये हो गया, ठीक है। तो उसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही चीज़ें आ जाएंगी, तो ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि हमने हाफ क्यों किया इसका, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट तो गलत हो गई ना, डाल्टन की भी स्टेटमेंट गलत हो गई कि सिर्फ डाल्टन ने तो क्या कहा था कि एक एटम ये स्मॉलेस्ट चीज़ है जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन इसने तो कह दिया कि एटम का हाफ तो कुछ भी नहीं होता बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको गलत सिद्ध कर दिया गया। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए फिर आगे और भी साइंटिस्ट आए होंगे, ठीक है, और वो साइंटिस्ट कौन सा था, एवोगैड्रो। फिर उसने अपना हाइपोथेसिस दिया था, ठीक है। उसने क्या कहा था, उसने मैं बताऊंगी मैं क्या बोला था, पहले आपने ये नोट डाउन कर लिया हुआ है, थी इसको रब कर देते हैं, ठीक है। फिर इसको कोरिलेट, इसको ठीक करने के लिए कौन आया, इस करेक्शन को ठीक करने के लिए कौन आया था, फिर एवोगैड्रो आया था, ठीक है। तो नेक्स्ट कौन सा है, एवोगैड्रोस लॉ।
एवोगैड्रो लॉ पढ़ेंगे, उसने भी दिया तो इसी के लिए ही था, वॉल्यूम्स के लिए ही गिवन था, उसका भी लॉ जो था, ठीक है, कौन सा है, एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। तो एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग उसने क्या कहा, वही चीज आएगी, एट नॉर्मल कंडीशंस ऑफ temperature and pressure, equal volume of gases contain equal number of, देखो क्या चेंजमेंट आएगा, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मैंने यहाँ चेंजमेंट किया है, ठीक है, और ये तो बिल्कुल ठीक रहेगा, यहाँ मॉलिक्यूल का तो हाफ कर दोगे, मॉलिक्यूल तो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स है ना, तो मान लीजिए कि 2 मॉलिक्यूल्स का हाफ करोगे 1 मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। तो ये बात चल सकती है कि इक्वल वॉल्यूम जो होगी ना वो किसके बराबर हो सकती है, मॉलिक्यूल्स के बराबर तो हो सकती है, ठीक है। तो एग्जांपल में देख लो आप, वही चीज़ लेंगे हम, हाइड्रोजन गैस लेंगे, क्लोरीन गैस लेंगे, और आपके पास बनेगा क्या, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl गैस बन जाएगा, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम देखो, तो 1 वॉल्यूम है, ये भी 1 वॉल्यूम है, ये कितना है, 2 वॉल्यूम है, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो 1 मॉलिक्यूल, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल, ये भी कितना होगा, 1 मॉलिक्यूल होगा, और नेक्स्ट कौन सा होगा, ये कितना हो जाएगा, 1 मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। इनको हाफ करने की कोशिश कर लो, ये कितना हो जाएगा, 1/2, हाफ मॉलिक्यूल, ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा, हाफ मॉलिक्यूल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 मॉलिक्यूल। तो ये तो बात समझ में आती है कि हाफ मॉलिक्यूल तो कोई दिक्कत नहीं है, हाफ मॉलिक्यूल मतलब कि मॉलिक्यूल का हाफ कर दिया कोई भी, ठीक है। तो मॉलिक्यूल जो है वो तो हाफ में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन एटम जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, हाफ एटम कैसे एग्जिस्ट करेगा, कैसे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो ये उसको ठीक किया फिर किसने, एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट हुआ, ठीक है। इसको थोड़ा सा अवार्ड वगैरह भी मिला था एवोगैड्रो लॉ बताने के लिए, ये सारी चीज़ें इसने एक्सप्लेन करी थी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम जो भी टॉपिक है अपना, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।